हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिक फ्रीक्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाला हूँ। जब इंडिया न्यूजीलैंड का जो अभी कानपुर टेस्ट जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद ईशांत शर्मा ने उस मैच में एक भी विकेट नहीं लिया। तो जब वो मैच ख़त्म हो गया और उसके बाद ये न्यूज़ आने लगी फिर से कि अब ईशांत की जैसे एज बढ़ती जा रही है और इंडिया के पास अब नए पेसर्स हैं, बुमराह है, शमी है, सिराज जो एक साल में जिनका राइज़ हुआ, तो क्या ईशान को फिर से मौका मिल पाएगा टेस्ट क्रिकेट में या नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है और ऑफ लेट ईशांत का इंजरी इशू भी रहने लगा है। तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स के लिए जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो इंजरी इश्यूज आते हैं, परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती है। लेकिन जो था इन्हीं सब चीज़ों में कि क्या ईशांत को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो जिस चीज़ पे मेरा गौर गया वो ये था कि जब ईशांत का ये मैच जो ख़त्म हुआ और अगर हम अनफॉर्चुनेटली, मैं चाहता हूँ वो और खेलें और विकेट्स लें, 400 विकेट्स तक पहुँचें, लेकिन अगर हम देखें कि इस टेस्ट मैच के बाद जो ईशांत का जो रिकॉर्ड है, उन्होंने जो विकेट्स लिए हुए हैं वो कितने हैं और उनसे पहले के जो अच्छे इंडियन पेसर्स हैं उन्होंने कितने विकेट्स लिए हुए हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट निकल के मेरे सामने आया और वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले एक चीज़ जो बताने वाली है कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया का ग्रेटेस्ट पेसर कौन रहा है, कपिल देव रहे हैं। कपिल देव के बाद इंडिया के ग्रेटेस्ट या अच्छे पेसर्स कौन से हैं, तो उसमें जो 2-3 नाम सबसे पहले आते हैं वो ज़हीर खान का आता है, उसके बाद ईशांत शर्मा का आता है, उसमें अब जवागल श्रीनाथ का भी नाम ले सकते हैं, और अभी करंट पेसर्स में शमी हैं, बुमराह हैं, उमेश यादव अच्छा कर रहे हैं, तो हम इनके नाम ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सब लोग जितने भी जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं अगर बात करेंगे तो कपिल के बाद में ज़्यादातर लोगों की चॉइस ज़हीर खान ही रही है, और फिर कुछ लोगों की अब बुमराह को मानते हैं कि जब बुमराह करियर ख़त्म करेंगे तो वो होंगे। तो ईशांत शर्मा उस लिस्ट में कहाँ बैठते हैं। लेकिन जब मैंने वही बोला, जो मैं स्टैट अब आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है, बहुत ही कोइंसिडेंटल स्टैट है। और आप ये देखिएगा कि ईशांत का जो अब जो करियर ख़त्म हुआ है इस टाइम, सॉरी मैं फिर से वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, करियर ख़त्म नहीं हुआ है, जो इस टेस्ट मैच के बाद ईशांत शर्मा के 311 विकेट्स हैं, उनका एवरेज है 32.4, उनका इकोनॉमी है 3.15 और उनका स्ट्राइक रेट है 61.6। ऑल राइट, 311 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 32 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 61, और इकोनॉमी भी आप दे सकते हैं 3.15। अब आप ज़रा ज़हीर खान के रिकॉर्ड से इसको कंपेयर करिए। ज़हीर खान ने 92 मैचेस खेले थे, ईशांत शर्मा से 13-14 मैचेस कम, लेकिन उनके भी जो विकेट्स हैं वो हैं 311। उनका भी जो एवरेज है वो है 32.94, मतलब 33 से कम, 32 से ज़्यादा। इकोनॉमी अगेन 3.27, ईशांत की इकोनॉमी के पास, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए आप 60.4, ईशांत का है 61। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि ईशांत आगे टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, या फिर हम इसी पॉइंट पर देखें रुक कर कि जहाँ पर ईशांत का करियर अभी खड़ा हुआ है, तो उनके और ज़हीर के नंबर्स बिल्कुल सेम हैं। विकेट सेम, एवरेज सेम, इकोनॉमी सेम, स्ट्राइक रेट सेम। ऑल्दो टेस्ट क्रिकेट में इकोनॉमी का उतना रोल नहीं होता, एवरेज और स्ट्राइक रेट ही पैमाना होते हैं कि कौन कितना बड़ा बॉलर था। तो अगर आप देखेंगे तो ज़हीर के और ईशांत के विकेट्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट बिल्कुल सेम है। हाँ, ज़हीर ने कुछ मैचेस कम खेले हैं तो इस वजह से उन्होंने बॉल्स भी कम फेंकी होंगी। लेकिन क्या ये जानने के बाद हमारे को दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि हम जो हमेशा से मानते रहे हैं कि ज़हीर ही कपिल देव के बाद इंडिया के बेस्ट पेसर रहे हैं, जो हम एक्सपर्ट्स को भी सुनते आए हैं। आप स्टैट्स को पूरी तरह से नकार नहीं सकते, उनको भी हमें वेटेज देना होता है। तो क्या हम और इन स्टैट्स को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे कि ईयर बाय ईयर अगर हम देखें कि ईशांत शर्मा ने अब जो 2007 में डेब्यू किया था तब से 2021 तक अगर आप देखें तो जो उनका एवरेज है वो उनके शुरू के 8-10 सालों में बहुत ख़राब था। हम जो जानते हैं ईशांत को एक अनलकी बॉलर बोला करते थे। तो आप देखिए 30 का एवरेज उन्होंने शुरू किया, फिर अगेन 31, 46, 37, 75, 2012 बहुत ख़राब साल जो था उनका, अगेन 48, 30s, एक बार भी उनका एवरेज 20s में नहीं आया है। लेकिन ईशांत ने
जो अपना दिखाया, जो लास्ट 3 साल में जो ईशान था वो एक बिल्कुल अलग ईशान था। 2018 में 11 मैचेस और 21 का एवरेज, 2019 में 6 मैचेस में 15 का एवरेज और 2020 में 15 का एवरेज। तो मेरे ख्याल से ईशांत ने ये 3 सालों में अपने करियर को आप एक तरह से बोल सकते हैं एक नई जान दी और अपने स्टैट्स को उन्होंने काफ़ी सुधारा, जो उनका एवरेज हायर 30s में होता था। इसी को हम कंपेयर करें अगर ज़हीर खान के ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड के साथ, तो आप उसमें देखेंगे कि उनका भी जो था पहले साल जो 2000 में डेब्यू किया 39 का एवरेज, फिर 44, फिर 2002 थोड़ा ठीक था लेकिन अगेन 40s में उनका एवरेज जा रहा है। तो आप देखेंगे 2010 उनका ब्रेक थ्रू ईयर 21 का एवरेज, 2011 अगेन 23 का एवरेज और एक 2007 जो 25 का एवरेज है। तो जिस तरह से ईशांत के 3 साल हैं उनके लास्ट के हैं, तो आप ज़हीर खान के भी देख सकते हैं कि 3 ही साल ऐसे हैं जहाँ पर उनका एवरेज 25 है या उससे कम है, जो हम एक अंडर 25 को एक ग्रेट बॉलर का एवरेज मांगते हैं अगर उसने 200 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं या 300 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, खासकर एक पेसर के लिए। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़हीर के भी ख़राब ईयर्स को आप देखें तो 40s में उनके एवरेज है। हाँ, ज़हीर का कोई भी साल ऐसा नहीं गया जैसे ईशान का जो 70 तक चला गया था, लेकिन अगेन 40s भी कम नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें होस्ट कंट्री, ये भी बहुत मैटर करता है कि किस कंट्री में आपने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप देखें ईशांत ने वेस्ट इंडीज़ में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सिर्फ 18 के एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए और 37 का स्ट्राइक रेट। ऑब्वियसली आपके विकेट ज़्यादा हैं तो स्ट्राइक रेट भी कम होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बॉलर्स के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं है, वो बैटिंग फ्रेंडली सरफेसेस होती हैं, जबकि उन्होंने जो अपने आप को एक दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था वो 2008 का पर्थ में रिकी पॉन्टिंग को लेजेंडरी स्पेल। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 48 का एवरेज है उनका ऑस्ट्रेलिया में, 87 का स्ट्राइक रेट। साउथ अफ्रीका जो कि एक बॉलिंग पैराडाइज है, फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहाँ आप उनका एवरेज देखें 40 और स्ट्राइक रेट 76। तो ये दो उनके सबसे खिलाफ जाते हैं। और यही आप ज़हीर खान का देखें अगर, तो ज़हीर खान ने कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया है, उनका 35 का एवरेज, लेकिन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ को ज़हीर खान को कभी सूट नहीं किया। वहाँ उनका एवरेज 39 में जाता है और उनका स्ट्राइक रेट 63-7। अगेन ज़हीर का जो वर्स्ट स्ट्राइक रेट है वो ईशांत के वर्स्ट स्ट्राइक रेट से काफ़ी कम है, जो ईशांत का ऑस्ट्रेलिया में 87 का गया। तो यहाँ पर भी ज़हीर थोड़े से मार्जिनली अहेड दिखते हैं ईशांत से। फिर आती है विन लॉस रेशियो। अगर आप इसमें देखेंगे कि जो 1 मैचेस हैं या जो लॉस्ट मैचेस हैं, उसमें आप अगर देखें कि जो ईशांत का एवरेज है, जो मैचेस इंडिया ने जीते उसमें उनका एवरेज रहता है 24, उनके करियर एवरेज से काफ़ी कम, और लॉस्ट मैचेस में उनका एवरेज 42 चला जाता है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ज़हीर का देखें विन लॉस, 1 मैचेस में ज़हीर का एवरेज 25 ईशान से ज़्यादा और लॉस्ट मैचेस में 39 ईशान से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हैं कि क्या ईशांत ने ज़हीर से ज़्यादा मैचेस दिखाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट कि जो टीम के परसेंटेज के विकेट्स हैं वो कितने लिए, तो ज़हीर जितने टाइम खेले उस दौरान इंडिया ने जितने विकेट्स लिए उसमें ज़हीर ने 20% विकेट्स लिए, और ईशांत ने जितने मैचेस खेले उसमें उन्होंने इंडिया के 17% विकेट्स लिए ऑफ टोटल विकेट्स दैट वर फॉलन। तो यहाँ भी दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाएंगे तो हम शायद ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन ज़्यादा बेहतर बॉलर था इन दोनों में से, लेकिन फिर भी मैं एक पर्सनली मैं यही है कि मैं अभी तक हमेशा से यही सोचता आया था कि ज़हीर ज़्यादा बड़े बॉलर थे ईशांत से। लेकिन ये जब दो स्टैट्स को जब हम देखते हैं, हाँ ये हम मान सकते हैं कि ईशांत कि ज़हीर ने हमेशा अटैक को लीड किया, ज़हीर हमेशा अटैक के लीडर थे। ईशांत का जब वो टाइम आया जब उन्हें लीड करना था तो फिर उनके आगे बुमराह आ गए, शमी आ गए जो उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ईशांत कभी भी हमारे स्ट्राइक बॉलर रही रहे, ईशांत वैसे बॉलर नहीं थे। ज़हीर हमेशा इनसे जब वो अपने पीक में थे तो वो इंडिया के स्ट्राइक बॉलर थे, और इसी वजह से मैं पर्सनली ज़हीर को ईशांत से थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, क्योंकि ईशांत का जब राइज़ हुआ तब तक उनके सामने ज़हीर थे। ज़हीर ने ईशांत को काफ़ी गाइड भी किया है और बाकी बॉलर्स थे इंडिया के पेसर्स को एंकरेजमेंट मिलने लगा था। लेकिन जब ज़हीर थे उनके साथ में नेहरा थे, मुनाफ पटेल थे, श्रीशांत, आरपी सिंह, इरफान पठान, लेकिन वो लोग आते जाते रहते थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी किसी में। तो कहना होगा कि ज़हीर ने काफ़ी टाइम इंडिया की फास्ट बॉलिंग को ढोया है अकेले अपने कंधों पर,
लेकिन ईशांत का वर्कलोड जो है वो शेयर होता रहा। और फिर भी मुझे एक पर्सनली लगता है कि जो पीक ज़हीर पीक ईशान से थोड़ा सा मार्जिनली बेटर था। ऑल्दो दोनों ने ही इंडियन क्रिकेट को काफ़ी अच्छे से सर्व किया है, दोनों इंस्पिरेशन रहे हैं अगली जनरेशन्स के लिए बॉलिंग के लिए। और ज़हीर का करियर तो ऑब्वियसली एंड हो चुका है, लेकिन ईशान के लिए मैं चाहूँगा कि वो दोबारा टीम में आए, वो थोड़े से विकेट्स और लें, एटलीस्ट 350 तक तो पहुँचे ही, 400 तक पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन देखते हैं कि आगे उनको चांसेस मिलते हैं या नहीं मिलते। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना इन दोनों में से कौन फेवरेट है और उसका रीज़न क्या है वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।